सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर हमने कहा जी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अब कर रहे हैं, तो अब उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर चलते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाने के लिए हम ये कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारा टेस्टिंग प्रोसेस होगा, टेस्ट केस डिज़ाइन, किस तरह से टेस्ट केस डिज़ाइन किया जाता है, और ऑटोमेटिक टेस्टिंग होगा। ये 3 चीज़ें हम देखेंगे और फिर साथ में हम ये भी देखेंगे कि अल्फा और बीटा टेस्टिंग हमारी कैसे परफॉर्म होती है। अब टेस्टिंग ये इम्प्लीमेंटेशन को इतना डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि हम टेस्टिंग को जो है हम इफेक्टिव कर सकें, हम टेस्ट जो है उसको सही तरह इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि हमारी एफिशिएंट टेस्टिंग हो, जिसकी वजह से अब जब इफेक्टिव टेस्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्रॉपरली प्लान टेस्ट जब हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उससे क्या होगा, एक तो हमारा इफेक्टिव होगा और दूसरा हमारे प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी है वो भी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अनडिटेक्टेड एरर है हम उनके नंबर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, थोड़े से रिसोर्सेज के साथ और थोड़े से कम टाइम में। यही बात इसने पहले से पॉइंट पे लिखी है, वांट टू रिड्यूस नंबर ऑफ अनडिटेक्टेड एरर्स एंड येट टेस्ट विद फ्यूअर रिसोर्सेज ओवर लेस टाइम। थोड़े से टाइम में हम जो टेस्ट एंड डिटेक्टेड एरर्स हैं उनको ढूंढ लेंगे। फिर नीड टू डिजाइन टेस्टिंग प्रोसीजर टू बी इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग एरर। अब हमने अनडिटेक्टेड एरर्स को रिमूव करने के लिए या उनको डिटेक्ट करने के लिए एरर्स को हमने प्रॉपरली प्लान करना है, इस तरह से प्लान करना है, टेस्टिंग प्रोसीजर डिफाइन करने हैं, उनको प्लान ही करना है ना बेसिकली, कि हम उनको ढूंढ सकें, एरर्स को ढूंढ सकें और उनको हम क्या कर सकें, ठीक कर सकें। अच्छा, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे ये भी देखेंगे, ऑटोमेटिक जो टेस्टिंग है वो कैसे परफॉर्म होती है, जिसको हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग कहते हैं। अब जो हमारा जो स्लाइड्स का जो फोकस होगा उसके अंदर ये है कि हम जो भी पढ़ेंगे यूनिट टेस्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है, उसके बाद हमारा सिस्टम टेस्ट क्या होता है। अब अगर हम यूनिट टेस्ट की अगर एग्जांपल लेते हैं कि हमारा यूनिट टेस्ट क्या होगा, अब बेसिकली हम कर रहे हैं, अब प्लानिंग की तरफ चल रहे हैं कि हम प्लान करके चलना चाह रहे हैं, लेकिन आज कोशिश यही है, मैंने आपको क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया था कि हम प्लानिंग और डिज़ाइनिंग को देखेंगे, टेस्ट को प्लान कैसे किया जाता है, डिज़ाइन कैसे करेंगे, डिस्कस द सोर्स फॉर टेस्ट केसेस विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। टेस्ट केसेस को देखेंगे कि उनको उनके सोर्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या। फिर जो नेक्स्ट होगा, हम नेक्स्ट में ऑटोमेटेड टेस्ट की टाइप्स देख लेंगे, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देख लेंगे, और फिर देख लेंगे कि अल्फा बीटा टेस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होती है, फिर उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या होते हैं। हम ये चैप्टर नंबर 10 जब कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट होगी वो कुछ ये होगी। अब बात करते हैं जी टेस्टिंग प्रोसेस की। टेस्टिंग प्रोसेस क्या है? टेस्टिंग प्रोसेस जो होता है ये कंप्लीट डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर हम करते रहते हैं। अब टेस्टिंग जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया है स्टार्ट की कुछ फेजेस के अंदर। कुछ टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे डिज़ाइन फेज के अंदर और कुछ एंड करेंगे कस्टमर साइड के ऊपर, यानी जब इम्प्लीमेंट हो गया हमारा सॉफ्टवेयर बन गया, हम उसको कस्टमर एंड के ऊपर क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट जो प्रोसीजर है, दो फंडामेंटल डिसीजंस होते हैं। अब टेस्ट को प्लान करने से पहले हमें किस तरह का क्वालिटी चाहिए सॉफ्टवेयर की और किस तरह के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए, और दूसरा ये है कि हमें किस तरह की सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी चाहिए, टेस्टिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है। तो हम ये बेंचमार्क अपने डिफाइन करेंगे। अब टेस्टिंग प्रोसेस में क्या होगा, हम करेंगे डिटरमाइनिंग। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारे टेस्ट की मेथोडोलॉजी क्या है, प्लानिंग द टेस्ट, डिजाइनिंग द टेस्ट, परफॉर्मिंग द टेस्ट। ये 4 स्टेप हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे मेथोडोलॉजी क्या है, सेकंड हम प्लान करेंगे टेस्ट को, थर्ड डिज़ाइन करेंगे टेस्ट को, डिज़ाइन करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारे पास जो अपने टेस्ट केस बनाया हम उसको इम्प्लीमेंट करें और हम चेक करें कि वो सही से काम हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, हम जो अप्रोप्रिएट करें कि हमारे पास क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होंगे। अब जो ये स्टैंडर्ड हैं ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अगर जो जहाँ पे जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हैं जैसे एयरक्राफ्ट सिस्टम है, या हमारे पास जेट्स के जो हैं, जैसे हम रेडार सिस्टम की बात करते हैं, ये हमारे पास रियल टाइम होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 0.000 की भी एरर जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो हम क्या करते हैं, सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर और एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंटेशन जो होंगे उधर हमारे पास उनके डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे। फिर अदर जो होंगे उनके मीडियम लेवल क्वालिटी होगी जो सफिशिएंट हो सकता है। जैसे एक पॉइंट ऑफ सेल है, अब पॉइंट ऑफ सेल के अंदर मैक्सिमम क्या एरर आ सकता है, कुछ की कैलकुलेशंस के अलावा, आउटपुट और की कैलकुलेशंस के अलावा इसके अंदर ये हो सकता है वो डिले लेता हो या कुछ और करता हो, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड कुछ और होंगे। फिर सो द एक्सपेक्टेड डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फेल्ड सॉफ्टवेयर इम्पैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। हम एक्सपेक्टेड डैमेज देखेंगे
कि हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर हमारा ये फेल हो जाता है या एरर आ जाता है इसके अंदर, तो उसका एक्सपेक्टेड डैमेज क्या होगा। लास्ट में सैंपल ऑफ डैमेज टू कस्टमर एंड यूजर एज वेल एज टू द डेवलपर शोन इन द नेक्स्ट 2 स्लाइड्स। जैसे मैंने अभी आपको बिल्कुल शुरू में बताया था, हम डैमेजेस देख लेंगे कि कस्टमर और यूजर को कैसे होगा और डेवलपर को क्या डैमेजेस होंगे। अब अगर हम कस्टमर और यूजर की बात करते हैं, अब कस्टमर और यूजर की अगर हम बात करते हैं तो उसके डैमेज को हमने क्लासिफिकेशन दे दी है डिफरेंट चीज़ों के अंदर। अगर हम सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो टाइप ऑफ डैमेज जो है पहला जो है इंडेंजर्स द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर इंसान की अगर सेफ्टी की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आता है, हॉस्पिटल पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम आएगा, एरोनॉटिकल और स्पेस सिस्टम आ जाएगा और वेपन सिस्टम आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन विद नो सिस्टम रिप्लेसमेंट कैपेबिलिटी अवेलेबल, जैसे इफेक्ट होंगे हमारे पास है। दूसरा जो डिफाइन किया हमने टाइप ऑफ डैमेज, वो ये है कि एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन विद नो सिस्टम रिप्लेसमेंट कैपेबिलिटी अवेलेबल। इसके अंदर ई बिजनेसेस आ जाएंगी, उनकी सेल्स आ जाएंगी, नेशन वाइड मल्टी वेयर हाउस इन्वेंट्री सिस्टम। अब जो वेयर हाउस पड़े हुए उनका एक सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर जो डेटा होगा वो, ये उस तरह का हमारे पास एग्जांपल है। फिर उसके बाद ये है कि इफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ फर्मवेयर कॉजिंग माल फंक्शन ऑफ डैश एंटायर सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास अगर मालवेयर फर्मवेयर के अंदर कोई माल फंक्शन आ जाता है या कोई एरर आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं। एसी की एग्जांपल है, एसी के अंदर भी आपने वो जो कार्ड देखा होगा, जो डिस्प्ले जो एसी को कंट्रोल करता है, रिमोट से आप करते हो, उसके अंदर भी एक फर्मवेयर इंस्टॉल होता है जिसकी बेस के ऊपर वो उसको ऑपरेट कर रहा है, आपकी कमांड्स को समझता है। उसके एग्जांपल में एक और आपका मोबाइल है, उसकी एग्जांपल है। उसके बाद डिजिटल वॉशिंग मशीन्स हैं, उनके अंदर भी सॉफ्टवेयर आपने इम्बेड किया होता है जो बेसिकली उनको इन कंट्रोल कर रहा है। माइक्रोवेव ओवन की भी एक एग्जांपल। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स में आपने देखा होगा कि इसके अंदर गाड़ी के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है, इसकी जितनी भी सेटिंग होनी है वो इसके कंप्यूटर से सेटिंग होती है, आप सेट करते हो, वो ऑटोमोबाइल्स की एग्जांपल। और लास्ट में कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इसके अंदर मैंने आपको मोबाइल की भी एग्जांपल दी। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन बट रिप्लेसमेंट इज अवेलेबल। अब वो चीज़ें दूसरी थी, एक नॉन रिप्लेसमेंट के साथ है, एक जिनका रिप्लेसमेंट है। अब रिप्लेसमेंट ये है कि फ्रंट डेस्क सेल सिस्टम दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय मैनुअल मैकेनिज्म। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका पीओएस फेल हो जाता है, पॉइंट ऑफ सेल, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी कैलकुलेशंस के अलावा अगर वो फेल हो जाता है या स्टॉप होता है या उनकी एफिशिएंसी लैग करती है, तो आप उसको मैनुअल के साथ कर सकते हो। आप मैनुअल बनाकर बिल बनाकर रख लो, बाद में उसकी एंट्रियां कर लो, ये भी काम कर सकते हो। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन में आपके पास आ गया ये वही पॉइंट ऑफ सेल के नीचे एग्जांपल आ गई कि स्लो रिस्पांस टाइम होगा पॉइंट ऑफ सेल का, because of fault information this is regularly supplied to one screen is distributed among 3 different displays। एक ही स्क्रीन होती है, वो डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्लेस के ऊपर नजर आ रही होती है। एक सॉफ्टवेयर को 3 डिफरेंट लॉग यूज कर रहे थे, उनके पीछे एक सॉफ्टवेयर जो वो सिंगल पीसी के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, उसको 3 जगह पे आपको नजर आ रहा है डिस्प्ले, या 3 लोग डिफरेंट काउंटर्स पे खड़े होकर उसकी एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कि इफेक्ट प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर अ प्राइवेट कस्टमर। अब प्राइवेट कस्टमर के लिए आपने सॉफ्टवेयर पैकेज जो डिफाइन किया उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट 360 की एग्जांपल है, वर्ड एक्सेल ये चीज़ें आगे नीचे लिखा भी हुआ है, वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल है, और एक कंप्यूटर गेम्स हो सकती हैं। और कंप्यूटर गेम्स के अलावा ये भी हो सकता है किसी यूज़र ने अपनी पसंद का कोई सॉफ्टवेयर बनवाया हो या अपनी एप्लीकेशंस बनवाई हो। उसके बाद जो अगला टाइप ऑफ डैमेज है 7, वो है जी इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ फर्मवेयर एप्लीकेशन बट विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर सिस्टम। कोई फर्मवेयर की एप्लीकेशन के अंदर कोई एरर आ सकता है लेकिन वो पूरे सिस्टम को नहीं करेगा, जैसे ब्लैकआउट ऑफ द कंट्रोल बोर्ड ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेज विदाउट हार्मिंग इट्स फंक्शनैलिटी। कंट्रोल बोर्ड है घर के अप्लायंसेज का, अगर वो ख़राब हो जाता है वो उसकी फंक्शनिंग को ख़राब नहीं करेगा लेकिन वो कंट्रोल उसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है, अभी मैंने इसकी एग्जांपल आपको वो एसी वाली एग्जांपल दी थी कि आप उसको कंट्रोल करके उसका कंट्रोल ख़राब हो जाता है तो वो उसके एक कंप्रेसर के ऊपर नहीं अफेक्ट करेगा, वो डायरेक्ट यही होगा कि उसका सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, उसने बंद कर दिया। अब आप उसके सॉफ्टवेयर को सेट कर लोगे तो वो टाइम डैमेज जो हुआ है वो ठीक हो जाएगा और वो दोबारा से ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा। फिर इनकन्वीनियंसेस द यूजर बट डज नॉट प्रिवेंटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ सिस्टम कैपेबिलिटीज। डिस्टॉर्टेड होंगे, इसकी टाइप्स क्या होंगे, डिस्टॉर्टेड बट नॉट मिसलीडिंग डिस्प्ले, inability to produce outputted list, though alternative routes to obtaining the required information or performing the same operations are available। इसके अंदर ये है कि यूज़र की इनकन्वीनियंस होगी नहीं होगी,
तो हम भी उस तरह की किस तरह की हो सकती है, ये हो सकता है डिस्टॉर्टेड हो लेकिन मिसलीडिंग डिस्प्लेज ना हो, यानी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना हो सकता है थोड़ा सा कहीं ब्लर आ रहा हो या इस तरह के कोई भी, या ये भी हो सकता है स्क्रीन पूरी डिस्प्ले में ना आ रही हो। ये डिफरेंट उसके एग्जांपल्स हैं। ये यूजर के था, अब ये यूजर को और कस्टमर को हो सकते हैं डैमेजेस, और उसकी टाइप्स आपको बता दी एग्जांपल के साथ कि ये जो डैमेज है ये इस तरह की इनके अंदर एग्जांपल लाई करेंगे। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको डैमेज कैसा होगा, सबसे पहले उसको यही लिखा हुआ है फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। अगर वो सही से नहीं बना सकता तो उसके अंदर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस में क्या है, डैमेजेस पेड फॉर फिजिकल इंजरीज, डैमेजेस पेड टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैल फंक्शनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, परचेज कॉस्ट रीइंबर्स टू द कस्टमर, हाई मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर ऑफ फेल्ड सिस्टम, अगर सिस्टम फेल हो जाता है जाहिर सी बात है कस्टमर को रिइंबर्स करना पड़ेगा। परचेज की सारी जो आपने उसने जो आपसे खरीदा था सॉफ्टवेयर वो आपको उसको पैसे देने पड़ सकते हैं, रिइंबर्स करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पड़ सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के ऊपर मसला हो सकता है। फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं आपके सॉफ्टवेयर की उसकी वजह से, जिस तरह ऑटो एयरक्राफ्ट है, ऑटो इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसके अंदर हेल्थ इक्विपमेंट आ सकती है, ये आ सकती है। ये तो वो चीज़ें। फिर उसके बाद नॉन क्वांटिटेटिव डैमेजेस होंगे जिनको आप कर नहीं सकते, जैसे आपकी जो फ्यूचर सेल थी, अगर एक सॉफ्टवेयर फेल हो गया और मार्केट में फैल गया कि इन्होंने एक फजूल सा सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं था और उसकी वजह से कई लोगों का नुकसान हो गया, तो हो सकता है आपकी फ्यूचर सेल जो है वो ख़त्म हो सके। उसके साथ आपका जो करंट सेल जो आपकी चल रही थी वो आपकी रिड्यूस हो जाए। ये कुछ चीज़ें हैं। फिर इसके बाद बिग बैंग, ये तो दो थे इसके अंदर। फिर आगे के सॉफ्टवेयर स्ट्रेटजीज जो होगी, हम किस तरह की सॉफ्टवेयर स्ट्रेटजी लेंगे और हम किस तरह के सॉफ्टवेयर स्ट्रेटजी प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बिग बैंग या इंक्रीमेंटल होगी किस तरह की हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, इधर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें किस बिग बैंग और इंक्रीमेंटल, सो डू वी वांट टू टेस्टिंग स्ट्रेटजी टू बी बिग बैंग और इंक्रीमेंटल, हमें किस तरह की मेजर टेस्टिंग एट द एंड इन द पास्ट, पहले सारी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर बन जाता था फिर होता था, अब इंक्रीमेंटल टॉप डाउन होगा या बॉटम अप होगा या सैंडविच होगा। विच पार्ट ऑफ द टेस्टिंग प्लान शुड बी बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स होनी चाहिए या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होनी चाहिए, और कौन सा हिस्सा जो है टेस्ट प्लान का वो हमारा ऑटोमेटेड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के स्ट्रेटेजी को डिफाइन करते हुए हम देखेंगे। अब आगे चलते हैं। 3 तरह के टेस्ट हमने कहा था कि हम अब टेस्ट को करने लगे हैं प्लान। 3 तरह के टेस्ट हमारे पास हैं, हमने यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट और सिस्टम टेस्ट। अब हमने इनको किस तरह से करना है। अब यूनिट टेस्ट क्या होगा, यूनिट टेस्ट हमने देखा था कि छोटे छोटे चंक्स के साथ या छोटे छोटे मॉड्यूल्स या फंक्शंस या ऑब्जेक्ट या क्लासेस के साथ हम उनको उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। स्मॉल चंक्स है, हंक्स लिखा हुआ है, सी में है, चंक्स है। और इसके साथ इंटीग्रेशन टेस्ट डील्स करके देख, इंटीग्रेशन टेस्ट डील विद यूनिट कंस्टिट्यूटिंग अ सबसिस्टम और मेजर चंक्स ऑफ कैपेबिलिटीज एंड देखेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा कि जो सब सिस्टम्स हैं वो आपस में अगर जोड़ते हैं तो उनके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे किस तरह से होगा। लास्ट में सिस्टम टेस्ट है, ये पूरे का पूरा जब सॉफ्टवेयर जब हमारा बन जाएगा तब उसको हम टेस्ट करेंगे। ये 3 टेस्ट केसेस हैं, इनको हम करके देखेंगे। अब जो टेस्ट होंगे हर एक के डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इनके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं और इनको अप्लाई करने के अपने अपने तरीके होते हैं। अब लॉट ऑफ काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चन हैं। सो व्हाट बेसिक जो 5 इश्यूज हैं, व्हाट टू टेस्ट, टेस्ट क्या करना है, सोर्स क्या होगा टेस्ट केसेस का, टेस्ट केसेस को परफॉर्म कैसे करेंगे, उनको करेगा कौन परफॉर्म, कहाँ पे करेंगे और कब टेस्ट जो है वो टर्मिनेट होगा। ये 5 सवाल हैं। अगर आपको याद होगा हमने कहा था जिसके अंदर ये है कि व्हाट विच सोर्स डू वी यूज फॉर टेस्ट केसेस, हु इज टू परफॉर्म द टेस्ट, who to perform the test and when to terminate the test, a question with not obvious answer। ये वो सवाल है जिनका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा। what to test में आता है कि हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं। we like to test everything, हम हर चीज़ करना चाहते हैं जो कि ना प्रैक्टिकल है। हमने ये कहा था कि हम मिनिमाइज कर लेंगे एंड डिटेक्टेड एरर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे ताकि एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाए। कैन नॉट अंडरटेक एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, नंबर ऑफ पाथ इज इनफिनिट, नंबर ऑफ पाथ जो हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम फ्लो के वो इन्फिनिट हो सकते हैं। ठीक है, हमने अभी देखा भी है लाइन कवरेज के अंदर, हमने एग्जांपल्स देखी हैं, काफ़ी कुछ करके पढ़ के देखा है। फिर लास्ट में कंसीडर डू वी टोटली टेस्ट मॉड्यूल्स एट 98% यूज्ड, हम क्या टेस्ट मॉड्यूल्स 98% जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। हमें
रीयूज मॉडल को दोबारा से टेस्ट करने की जरूरत है। उसके बाद डू वी रियली नीड टू टेस्ट थिंग्स दैट हैव बीन रिपीटेडली टेस्टिंग विद ओनली स्लाइड चेंजिंग, थोड़ी सी चेंजेस के साथ जो हमने मॉड्यूल्स बनाए, क्या हमें उन्हें दोबारा से टेस्ट करने की जरूरत है? हाउ अबाउट टेस्टिंग बाय न्यूबीज, अगर हम नए लोगों से अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो कैसे है? टेस्टिंग ऑन सेंसिटिव मॉड्यूल्स दैट पोज लॉट ऑफ रिस्क, अगर हम मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं सेंसिटिव मॉड्यूल को और उनको दे देते हैं एक इनकेपेबल बंदे को दे देते हैं, या जो एक नया बंदा है अगर हम उसको दे देते हैं कि इसको टेस्ट करें, वो हो सकता है वो इनपुट और आउटपुट को ही देख के मैच करके सिर्फ रिजल्ट टेस्ट करके हमें बता दे, लेकिन उसके मैकेनिज्म के अंदर कुछ बहुत सारे बड़े बड़े मेजर फ्लॉज हों जिनको वो टेस्ट ही ना कर सका हो, उनके पाथ को डिटेक्ट ही ना कर सका। ठीक है, ये जो चीज़ें थी वर्ड टू टेस्ट में हमारे पास इंक्लूड होती हैं। उसके बाद आगे ये है कि कौन सा मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे यूनिट टेस्ट में, इंटीग्रेशन में टेस्टिंग कब होगी, और उसके बाद मे बी लो प्रायोरिटी एप्लीकेशन टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग may not be needed included in the test। जो यूनिट टेस्टिंग है लो प्रायोरिटी एप्लीकेशन उनके अंदर हो सके, या जिनका बजट बिल्कुल कम होगा उसके अंदर तो हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म ही नहीं करेंगे। हम उसके अंदर बिग बैंग है, एक ही दफ़ा टेस्ट बनाया, एप्लीकेशन बनने के बाद हम उसके ऊपर बड़ा सारा जो बिग बैंग टेस्ट है वो हम परफॉर्म करके और हम इनपुट और आउटपुट को मैच करके देखेंगे, करेक्टिवनेस देख लेंगे कि हमारे पास हो रहा है कि रिजल्ट आउटपुट आ रहा है, गिवन इनपुट्स के ऊपर आउटपुट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लॉट ऑफ प्लानिंग इज नीडेड एज टेस्टिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव अंडरटेकिंग। प्लान की हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो टेस्टिंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। हमने पिछली क्लासेस के अंदर 40 to 50% हमारे पास की बजट जा रहा था, कुछ थ्योरीज के मुताबिक हम 70% तक का जो अपना टाइम था वो टेस्टिंग के अंदर लगा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सम अप करते हैं अपने आज के लेक्चर को। आगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, फिर उसके बाद सारी थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है कि हम बेसिस फैक्टर्स कैसे डिफाइन करेंगे, रिस्क लेवल हमारा क्या होगा, टेस्ट कैसे परफॉर्म करेगा और कौन करेगा, कौन कौन टेस्ट बनाएगा, वो सारी चीज़ें हमारी अगले जो क्लास का लेक्चर होगा हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है, कोई डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, तो आप मुझसे कर सकते हैं। हम